लिखना बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, pass the journal entry when an unrecorded liability of rupees 15,000 is settled at rupees 10,000 and paid by X। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो या रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो या फिर रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, जब उसकी सेटलमेंट हो रही है ट्रांजैक्शन की एंट्री सेम होगी। अगर फर्म पैसे दे रही है तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पॉइंट आता है कि सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 15,000 की, बट सेटल हुई 10,000 पे, तो हम क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट। सेटलमेंट विल बी एट ट्रांजैक्शन वैल्यू। 15,000 की कहाँ थी, कहीं भी नहीं थी, क्योंकि वो तो अनरिकॉर्डेड थी। तो जितने की भी सेटल हुई ट्रांजैक्शन तो उतने की हुई ना। तो सेकंड का ये पार्ट तो इजी है। क्या है ये पार्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। ओ, एक्स ने टेक ओवर करा है, सॉरी, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, पार्टनर ने टेक ओवर, पेड बाय एक्स, कितने में, 10,000। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना बेटा, सारा खेल तो यहाँ है। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे एडजस्टमेंट वाइज। What journal entry will be passed when a machine having a book value of 15,000 is given to Rakesh, a creditor of 22,000 at an agreed value of 12,000 towards part payment of his dues? Very, very important. Very, very important. कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, एसेट used to settle, asset used to settle a third party liability, asset used to settle a third party liability, asset is being used to settle a third party liability। करेक्ट। तो अगर आप एसेट कैश में बेचते, ध्यान से देखना प्लीज, आप बाद में जूम करके नोट्स बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। चलो मैं एक चीज करता हूँ ना, जगह क्रिएट करें, जगह मिली। चलो मैं अभी ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना, उससे तो बेटर ही है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन 2 में सेकेंड एडजस्टमेंट। क्या कॉन्सेप्ट है, एसेट यूज्ड टू सेटल अ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही मजेदार एडजस्टमेंट है। एसेट कोई भी हो, रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रीटमेंट सेम रहेगी, क्योंकि बात तो रियलाइजेशन की, तो रियलाइजेशन सेम तरीके से। अब ध्यान से देखना, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। अगर आप एसेट कैश में बेचते हैं, अगर आप एसेट कैश में बेचते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है, वेरी गुड, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, तो उसके पैसे आते हैं यहाँ पे। अब सोचो कि आपने एक मशीनरी बेची 20,000 की, वो कितने की थी उससे फर्क ही नहीं पड़ता, जितने की बेची एंट्री तो उतने की आएगी। आपने एक मशीनरी बेची 20,000 की, तो यहाँ पे आएगा बाय कैश 20,000। अब अगर मैं क्रेडिटर्स, ये किस चीज की है, एसेट्स सोल्ड फॉर कैश। अब मैंने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी 20,000 रुपए, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी 20,000 रुपए, जर्नल एंट्री क्या है, करेक्ट, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक 20,000, लाइबिलिटीज पेड इन कैश, लाइबिलिटीज पेड इन कैश। अब अगर मैंने एसेट यूज करा किसी लाइबिलिटी को सेटल करने में, ध्यान से सुनना, मैंने एसेट यूज करा किसी लाइबिलिटी को सेटल करने में, तो क्या एसेट बेच के मुझे कुछ मिला, पैसे मिले, नहीं। लाइबिलिटी के अगेंस्ट मुझे कुछ पैसे देने पड़े, नहीं देने पड़े, बट बेनिफिट तो दोनों से मिला है। मतलब एसेट का बेनिफिट मिला है, लाइबिलिटी खत्म हो गई है, लेकिन उसका नेट इम्पैक्ट तो निल हो गया ना। ना तो मेरे पास कोई पैसा आया, ना ही मुझे कोई पेमेंट करनी पड़ी। इफ
an asset is used to settle a third party liability. ये तो कैश ट्रांजैक्शंस हैं. If an asset is used to settle a third party liability, no entry will be passed to the extent where there is no payment made or received, as the net impact is nil. कह रहे जब कोई पैसे आए ही नहीं, पैसे गए नहीं, तो नेट इम्पैक्ट नहीं लगी. आपका एसेट भी गया, लाइबिलिटी भी गई, यहाँ पे कुछ नहीं आया. As long as no payment is made or no payment is received, so to that extent no entry, to that extent no entry. But this rule is applicable only and only if assets are used to settle third party liabilities. Be very careful. This rule is not applicable on other liabilities like partners loan or partners capital balances. कह रहा है ऐसा क्यों? Because they are not routed through realization account. क्योंकि बाकी एसेट रियलाइजेशन के तो जब वो आएंगे तो वही क्रेडिट होते थे बाय कैश, लाइबिलिटी पे होती थी तो टू कैश. यस और नो? तो वो दोनों रियलाइजेशन में ही आते थे, डेबिट क्रेडिट. यानी एसेट से कैश आया बाय कैश, पेमेंट हुई टू कैश, दोनों रियलाइजेशन में आ रहे हैं. तो दोनों में ट्रांजैक्शन हुई नहीं, एसेट गया लाइबिलिटी गई, नेट इम्पैक्ट जीरो. लेकिन पार्टनर्स लोन तो रियलाइजेशन में जाता ही नहीं, तो उसको पैसे दिए नहीं दिए, क्या किया क्या नहीं किया, वो अलग ट्रीटमेंट है. ये रूल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? when assets are used to settle third party liabilities. ओके, अब इसको अप्लाई करके दिखाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अब एप्लीकेशन टाइम. अब आपको बेटर समझ आएगा थोड़ा सा, मतलब 0 से 1 पे आ जाएंगे. Machine having a book value of 15,000 is given to Rakesh, a creditor of 22,000. तो राकेश के हमने कितने पैसे देने थे? 22,000. उसने मशीन ले ली, मशीन थी 15 की, लेकिन उसने कितने में ली? 12,000. उसने कितने में ली? 12,000. टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट. अगर होता टुवर्ड्स सेटलमेंट तो क्रेडिटर्स भी गए, एसेट्स भी गए, नो कैश ट्रांजैक्शन. लेकिन यहां स्पेसिफिकली मेंशन्ड है टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट, टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट. तो बैलेंस कितना बचा? 10,000. क्लियर? सो नो एंट्री फॉर 12,000, नो एंट्री फॉर 12,000. तो जो मशीन दी हमने क्रेडिटर्स को, उसकी कोई एंट्री नहीं. बट क्या क्रेडिटर्स खत्म हो गए? नहीं, क्रेडिटर्स ने 12,000 की मानी है वो मशीन, तो अभी क्रेडिटर्स पूरे खत्म नहीं हुए. कितने बचे हैं क्रेडिटर्स? 10,000. और अगर क्रेडिटर्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, क्रेडिटर्स के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है कि उनको पे करा कि नहीं पे करा, तो क्या होता है? दे आर पेड एट बुक वैल्यू. दे आर पेड एट बुक वैल्यू. तो 22,000 में से 12,000 के क्रेडिटर्स तो जा चुके थे, 12,000 की उसने मशीन मानी थी, 10,000 के क्रेडिटर्स बचे थे, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है. तो आप क्या करेंगे? पे ऑफ कर देंगे. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश. और कितनी पेमेंट होगी?
10,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स अच्छे से बनाना जो मैंने आपको नीचे करके दिखा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।